हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में हमारे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और हम भारत देश के निवासी हैं, इसलिए हम लोकतंत्र को बड़े ही अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। विश्व के कुछ देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं और कुछ देशों में गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। यदि हम लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की अगर हम चर्चा करें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि लोकतंत्र जो है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अच्छी शासन व्यवस्था है। बेहतर होने के साथ साथ एक अच्छी शासन व्यवस्था भी है, क्योंकि अक्सर जो है व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति चाहता है अपनी समानता, स्वतंत्रता, है ना। तो चूँकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की परिभाषा आपने पढ़ी होगी अब्राहम लिंकन के अनुसार कि लोकतंत्र जनता के लिए शासन है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है, और जनता जो है कुछ ऐसे निर्णय लेती है जिसके कारण जो है वो। तो आइए हम शुरू करते हैं लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा से कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र है क्या? शासन का एक स्वरूप है, फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि आपने इसके पहले पढ़ा होगा, क्या नाम है, चिले की कहानी है, उसके पहले आपने पढ़ा होगा पोलैंड के शासक की कहानी, ये सब कहानियाँ हैं उसमें। अब हम यहाँ पर लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। तो इसमें शासक कौन होता है? शासक कौन है? जनता है। देखो, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना चाहिए। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सब पर हम विचार करेंगे अभी आगे। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता और ज़बरदस्त विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। डेमोक्रेसी की सबसे पहली विशेषता है कि जो मेन फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। यानी कि जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार जो होती है वही प्रमुख फैसले लेती है। जैसे आपकी किताब में एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तख्तापलट का मतलब कि एक निर्वाचित सरकार को हटा करके वहाँ पर एक सैनिक शासक जो है शासन पे बैठ जाता है ना। उसके बाद जो है खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उसने जो है खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ भी की गई। गड़बड़ी का मतलब कि ढेर सारे जो है प्रस्ताव ऐसे पारित कर दिए गए। इसमें बता रहा है कि अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर सरकार की तरफ से जारी किया, पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में क्या रहा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। प्रांतीय का मतलब जो राज्य असेंबली हैं,
उसको भंग कर देगा। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में पूर्ण रूप से तानाशाही है ना लागू हो गई। देखो, पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते कि अगर चुनाव हो रहा है तो उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे, है ना। इसलिए डेमोक्रेसी की जो विशेषता बनती है वो बनती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, द फाइनल डिसीजन ऑफ डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी, है ना, जो फाइनल डिसीजन होगा वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ये हेडिंग सेंस अभी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। किसमें? लोकतंत्र के अंदर। क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। जैसे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। वहाँ कोई स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। तो इसको हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहेंगे। यही हाल मैक्सिको में है ना। यही हाल आपके पड़ोसी देश बर्मा में भी है। तो कुल मिलाकर के कहने का उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को के लिए जीत हार का सामना का समान अवसर होना चाहिए। अब लोकतंत्र की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही वोट दे सकता है और है ना, उसका जो वोट का वैल्यू होगा वो सभी का समान होगा, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी है। देखो, सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली, यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है या पूरी कर चुका है ना, उस व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार है और वो एक ही वोट दे सकता है। सभी के वोट का वैल्यू क्या होगा? समान होगा। जैसे देखें, कुछ चर्चा करते हैं कुछ उदाहरण। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। औरतें भी तो देश की नागरिक हैं, होना चाहिए, नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है ना। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा फिजी का, सऊदी अरब का, ये सब एग्जाम्पल एस्टोनिया का, ये बता रहा है कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के वोट का वैल्यू बराबर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए।
है ना। अब देखो, अब लास्ट और अंतिम विशेषता ये क्या है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर, इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र के अंदर जो है कानून का राज होना चाहिए। देखो, कानून का मतलब जो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए जो भी कानून है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो या गरीब आदमी हो, सबके लिए समान होना चाहिए। ये दुनिया के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। जैसे आपके किताब में लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल इसमें आपकी किताब में लिखा है। उसके बाद इसी प्रकार जो है ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपकी बुक्स में। अब इसमें कह रहा है कि ये जो चौथी विशेषता है लोकतंत्र की, कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, यानी संविधानिक कानूनों का मतलब संविधान में दिए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है। एक जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है। ठीक, कुल मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं इनको, कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है लोगों द्वारा। हमने पढ़ा इसके पहले, लेकिन लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, है ना। एक लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा रूप होना चाहिए, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव से सब बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में को मानते हुए काम करनी चाहिए, है ना। अब ये हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है ना, कि हमने लोकतंत्र की क्या परिभाषा है और लोकतंत्र की विशेषता क्या है, इसको हमने अभी पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों हम अपनाएं। क्या लोकतंत्र ज़्यादा बेहतर शासन व्यवस्था है? तो आपको अगर बेहतर शासन व्यवस्था है तो क्यों, और लोकतंत्र अगर बेहतर शासन व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ आपको तर्क देने कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों नहीं है। अपने माइंड से सोचिए, डेमोक्रेसी अच्छी क्यों नहीं है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। अभी लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में हर 5 साल बाद, 3 साल बाद, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो 6 महीने बाद ही सरकार बदल जाती है, क्योंकि अल्पसंख्यक में सरकार आ जाती है। कभी कभी 5 साल का कार्यकाल अब पूरा नहीं होता है तभी सरकार चली जाती है। कभी कभी सरकारें 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेती हैं। तो कह रहा है कि लोकतंत्र में जो है क्या हो रहा है कि अस्थिरता पैदा होती है, अस्थायित्व तो नहीं होता है, इसलिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। क्या है लोकतंत्र? केवल राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं। केवल वोट के लालच में जो है ये आपस में लड़ते रहते हैं, सत्ता पाने की लोलुपता इनके अंदर होती है। तीसरा, लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क है वो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है ना। नेक्स्ट है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। जो चुने हुए नेता हैं उनके लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जो नेता हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं उनके हितों की जानकारी नहीं होती है, हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं वो।
लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, करप्शन बहुत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता अच्छा नहीं है। उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमने ये जो अभी पढ़ा, ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं। तो क्या ये बातें सभी अपने माइंड में बैठाने के बाद हमारे माइंड से कुछ चीज़ें रिलीज हो रही होंगी, कुछ सोच रहा होगा हमारा माइंड। क्या चीज़ें सोच रहा है माइंड? ये थिंक कर रहा है, ये विचार कर रहा है कि इसका मतलब कि लोकतंत्र बहुत ही बुरी शासन व्यवस्था है, बहुत ही खराब शासन व्यवस्था है ना। तो थोड़ा सा लोकतंत्र के कुछ पॉजिटिव पक्षों पर भी हम चलते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हम देते हैं कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है। जरा सोचिए कि अगर कभी अकाल और सूखा पड़ जाता है, कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो ये गैर लोकतांत्रिक सरकार अपने आप छोड़ देती है जनता को, तो जैसे मन करे वैसे करें। लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार है, वो मैनेज करती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो ढेर सारी खाद्य सामग्री, खाद्यान्न सामग्री नागरिकों को मुहैया कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, है ना। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी क्यों है? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। जवाबदेह का मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जनता अगर सवाल पूछती है तो ये उत्तर देने के लिए जवाबदेह है। यानी कि जनता को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या होती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, उसके प्रति ये जवाबदेह होती है। रिस्पॉन्सिबल भी है, ये जिम्मेदार शासन व्यवस्था है। एक जिम्मेदार किस लिए? कुछ जिम्मेदारी समझती है कि इस देश के नागरिकों ने हमें इस पद पे इसीलिए भेजा है कि हमें कुछ करना है इनके लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक आज हम अगर नहीं करेंगे तो कल हमें नहीं रहने देंगे, है ना। लोकतंत्र बेहतर निर्णय की लेने की संभावना को बढ़ाता है। यानी कि अगर 4-5 आदमी किसी भी मुद्दे पर अगर निर्णय लेते हैं तो निश्चित है कि वो बेहतर ही निर्णय होगा, क्योंकि वो कई पहलुओं पर चर्चा और बहस होती है, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। थोड़ी देरी होती है, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो निर्णय अच्छा होता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगर किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो जाता है, कोई विभेद हो जाता है, टकराव हो जाते हैं, तो लोकतंत्र क्या करता है? आपस में बैठ करके लोग चर्चा और बहस कर लेते हैं और एक जो है कंप्रोमाइज़ करके एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जो गैर डेमोक्रेटिक देश हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या सरकार है, वो ऐसा करने का हमें अवसर नहीं देती। लेकिन लोकतंत्र जो है एक अच्छा अवसर प्रदान करता है कि हम जो है टकरावों को सुलझा सकें, है ना। किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करके जो है उसको एक कंक्रीट डिसीजन दे दें, क्लियर कट डिसीजन आ सकता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान को बढ़ाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि डेमोक्रेसी जो है नागरिकों के सम्मान, आपका सम्मान होता है नागरिकों में, क्योंकि आपसे ही सरकार बनी हुई है। और लास्ट आखिरी तर्क कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। हम इसमें अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आने वाले समय में सुधारने का अवसर प्रदान करता है ये, क्योंकि ह्यूमन एरर है, कभी गलतियां हो जाती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो सुधारने का अवसर ही डेमोक्रेसी दे देता है। लेकिन अगर गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वो सुधारने का अवसर नहीं देती है ना।
अब हम आगे चलेंगे इसी में कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है? बृहत्तर अर्थ का मतलब क्या है कि लोकतंत्र और बेहतर क्यों है, बड़ा क्यों? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर है शासन व्यवस्था है, अच्छी शासन व्यवस्था है, और अगर इसका बेहतर अर्थ देखा जाए तो बड़े लेवल से है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि ये व्यक्ति लोकतांत्रिक है, हमारा परिवार लोकतांत्रिक है, हमारा क्लासरूम लोकतांत्रिक है। इसका मतलब ये है कि हम एक लोकतांत्रिक वे में काम करते हैं, है ना। केवल लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर नहीं है, बल्कि हर कार्यों में लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाना है। मीन्स क्या है? सभी को ध्यान में रखना है, सभी को बराबर अवसर प्रदान करना है। क्लासरूम में अगली सीट पर बैठा हुआ लड़के का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना पिछली सीट पर बैठा हुआ लड़का है। प्रश्न पूछने का सभी को समान अधिकार है ना। ऐसे ही हम कभी कभी कोई व्यक्ति जाता तो बोल देते हैं ये व्यक्ति बहुत ही लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक वे में कार्य करता है। मीन्स क्या है कि सबको समान अवसर प्रदान करता है, सबको समान दृष्टिकोण से देखता है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को अच्छी तरह से, हैं। अब आज बस इतना ही, कल के वीडियो में हम जो है आपको और डिटेल में बताएंगे।